हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में 25 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। शुरू करते हैं कोट के साथ। हमेशा की तरह ही कोट है, अनलेस यू ट्राई टू डू समथिंग बियॉन्ड व्हाट यू हैव ऑलरेडी मास्टर्ड यू विल नेवर ग्रो। जो आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हो, जिस चीज़ में ऑलरेडी आप मास्टर बन चुके हो, उससे बियॉन्ड जब तक आप कोशिश नहीं करोगे कुछ पाने की, कुछ प्राप्त करने की, तब तक आप ग्रो नहीं करोगे। क्योंकि कहते हैं ना, स्टिलनेस जो है, स्टिल वाटर, वो सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। तो स्टिलनेस कभी अच्छी नहीं होती। ग्रो करना क्या होता है कि हम अपने आप को आज से कल बेहतर बनाएं, और जो हम कल थे उससे हम आज बेहतर बने हैं। तो जिसमें ऑलरेडी हम मास्टर कर चुके हैं, उससे बियॉन्ड कुछ प्राप्त करना, उससे बियॉन्ड कुछ सीखना, वही होता है ग्रो करना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। व्हेन इज़ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस रेजिंग डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इस दिन को हर साल 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आईटीबीपी को 1962 में इस्टेब्लिश किया गया था आफ्टर चाइनीज़ अग्रेशन। अराउंड 90,000 पर्सनल्स इसमें हैं जो काम करते हैं। प्राइमरी रोल क्या है इसका? इंडिया चाइना के बीच में जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लगभग 3488 किलोमीटर का बॉर्डर, उसको ये गार्ड करता है। 2020 में 20 आईटीबीपी ऑफिसर्स रिसीव्ड द पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री फॉर ब्रेवरी ड्यूरिंग स्टैंड ऑफ्स एंड क्लैशेस विद PLA। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड को भी आईटीबीपी ने ही शुरू किया था टू प्रोटेक्ट लद्दाख बॉर्डर्स इन एक्सट्रीम आइसी कंडीशंस। नाउ यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। आर्मी डे होता है 15 जनवरी को, कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, नेवी डे 4 दिसंबर, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे 7 दिसंबर, BSF डे 1 दिसंबर, CISF डे 10 मार्च और NSG डे होता है 16 अक्टूबर को। स्टॉर्म शेडो मिसाइल वॉज जॉइंटली डेवलप्ड बाय यूनाइटेड किंगडम एंड विच कंट्री। तो ये जो मिसाइल है स्टॉर्म शेडो, इसे UK और फ्रांस दोनों ने मिलकर डेवलप किया है। यूक्रेन के द्वारा इस मिसाइल को यूज़ किया गया है इन ब्रियांस्क स्ट्राइक, जहाँ रशियन केमिकल प्लांट है, वहाँ पर यूक्रेन ने इन मिसाइल्स को यूज़ किया है। तो इसीलिए ये मिसाइल आई है न्यूज़ में, इसको ध्यान रखिएगा। स्टॉर्म शेडो मिसाइल एक लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है, जिसे UK और फ्रांस ने मिलकर बनाया है। इसे स्कैल्प के नाम से भी जानते हैं फ्रांस में। डिजाइंड फॉर स्टेल्थ एंड प्रिसिजन स्ट्राइक्स इन ऑल वेदर कंडीशंस, टारगेट्स हाई वैल्यू स्टेशनरी साइट्स लाइक एयर बेसिस, रडार सिस्टम्स एंड कम्युनिकेशन हब्स। इसे कई सारी कंट्रीज़ यूज़ कर रही हैं, ऑपरेट कर रही हैं, जिनमें से भारत भी एक है। भारत के अलावा इजिप्ट, इटली, ग्रीस, सऊदी अरबिया, कतर और UAE भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत के यूज़ के बारे में बात करें तो स्कैल्प मिसाइल्स आर इंटीग्रेटेड विद राफेल जेट्स of the Indian Air Forces. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन द ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज़ फॉर द बर्निंग अर्थ। द बर्निंग अर्थ के लिए ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज़ मिला है सुनील अमृत को। आप पिक्चर में भी इनको देख रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ फेमस बुक्स और उनके ऑथर्स देख लेते हैं। टॉम्ब ऑफ सैंड है गीतांजलि श्री की। वेयर अबाउट्स बुक लिखी है जुम्पा लाहिरी ने। फिर एलिफेंट इन द वॉम्ब काल्की कोएचलिन की बुक है। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। द वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ की है। एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर की। द गाइड बुक है RK नारायणन की। इटर्नल इंडिया लिखी है इंदिरा गांधी ने। वॉकिंग विद जायंट्स G रामचंद्रन की बुक है, जो हमारे फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। फिर है अनब्रेकेबल, जो मैरी कॉम की है। वी इंडियंस खुशवंत सिंह ने लिखी। सिलेक्शन डे अरविंद अडिगा की बुक है। द गर्ल ऑन द ट्रेन पॉला हॉकिंस ने लिखी है। आज़ादी फ्रीडम फासिज्म फिक्शन, ये अरुंधति रॉय की बुक है। द ओडासिटी ऑफ होप बराक ओबामा की। द लायन ऑफ कश्मीर सिद्धार्थ किगो की। मिडनाइट्स चिल्ड्रन सलमान रुश्दी ने लिखी। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई की है। विद्रोही सन्यासी, ये लिखी है राजीव शर्मा ने। अ पैसेज टू इंडिया EM फॉस्टर की है। रोमांसिंग विद लाइफ देव आनंद की। अ सुटेबल बॉय लिखी है विक्रम सेठ ने। कुली मुल्क राज आनंद की है। आफ्टर द डार्क नाइट SM अली की। और एप्पल कार्ट लिखी है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द AI पावर्ड वेब ब्राउज़र फॉर मैक OS रिसेंटली लॉन्च्ड बाय OpenAI। इसका नाम है एटलस। ऑप्शन C करेक्ट है। ChatGPT एटलस, जिसे OpenAI ने लॉन्च किया है, ये एक AI पावर्ड वेब ब्राउज़र है मैक OS के लिए। कंबाइंस ब्राउजिंग विद ChatGPT's इंटेलिजेंस फॉर स्मूदर फास्टर टास्क हैंडलिंग। फीचर्स क्या क्या हैं इसमें? कंटेक्सचुअल AI असिस्टेंस, मेमोरी बेस्ड वर्कफ्लो कंटिन्यूटी, agent mode for task automation, marks a major step in merging AI tools with web browsing for enhanced productivity. Next आता है, who became the first women president of India to offer prayers at Sabrimala's Ayyappa temple।
तो अभी हमारी प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं, पहली महिला प्रेसिडेंट बनी हैं जिन्होंने सबरीमाला के अयप्पा टेम्पल में अपनी प्रेयर्स ऑफर की हैं। ठीक है, सबरीमाला टेम्पल में इन्होंने प्रेयर की है। केरला में है ये सबरीमाला हिल में, सराउंडेड बाय फॉरेस्ट एंड 18 हिल्स। लॉर्ड अयप्पा यहाँ पर मौजूद है, डेटी जो हैं। 1950 में इसे रीबिल्ड किया गया था, स्टोन आइडल रिप्लेस्ड विद पंचलोहा इमेज। और यहाँ पर हिस्टोरिकली हम देखते हैं 10 से 50 साल की महिलाएं, फीमेल्स जो हैं 10 साल से लेकर 50 साल तक की, उनको यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाता है। यहाँ पर देख लेते हैं सबरीमाला टेम्पल एंट्री केस को। तो PIL फाइल की गई थी 2006 में इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन के द्वारा, जिसमें ये चैलेंज किया गया था कि वुमेंस की एंट्री पर जो बैन है 10 से 50 साल की महिलाओं के लिए जो बैन है उसको चैलेंज किया गया था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है इसको लेकर, और इस बैन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और डिस्क्रिमिनेटरी डिक्लेयर किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात करें तो ये जो बैन लगाया गया है महिलाओं की एंट्री पर, यह आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी को लेकर है, आर्टिकल 15 नॉन डिस्क्रिमिनेशन को लेकर है, आर्टिकल 21 राइट टू लिव विद डिग्निटी, और एंड इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आर्टिकल 25(1) जो कि है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इन सभी को वायलेट करता है ये जो एंट्री पर बैन किया गया है। डिनोमिनेशन स्टेटस इसका देखिए तो डिवोटीज ऑफ लॉर्ड अयप्पा आर नॉट अ सेपरेट रिलीजियस डिनोमिनेशन, सो आर्टिकल 26 प्रोटेक्शंस डू नॉट अप्लाई हेयर। आर्टिकल 26 क्या है? मैनेजिंग रिलीजियस अफेयर्स, इस्टेब्लिशिंग इंस्टीट्यूशंस, ओनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये जो लॉर्ड अयप्पा के डिवोटीज़ हैं वो कोई अलग से धर्म नहीं है कि उनको इस तरह की छूट दी जाए कि वो इस तरह की बैन इम्पोज कर सकें। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में इस बैन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और डिस्क्रिमिनेटरी बताया गया था। What is India's global ranking in total forest area according to the FAO's Global Forest Resources Assessment 2025? तो इंडिया की ग्लोबल रैंकिंग इसमें है 9th, ऑप्शन ए करेक्ट है। इंडियाज़ फॉरेस्ट कवर प्रोग्रेस देखी जाए अगर तो टोटल फॉरेस्ट एरिया में ग्लोबली भारत 9th नंबर पर आता है। अचीवमेंट देखें तो इंडिया का कमिटमेंट जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन और एक्सपेंशन को लेकर, वो शो करता है कि भारत कितने अच्छे से उसको फॉलो कर रहा है। फिर एडिशनल रैंकिंग भी कुछ दी जाती है ना एक मेन रैंकिंग के अलावा, तो इंडिया जो है 3rd प्लेस पर है इन एनुअल फॉरेस्ट एरिया गेन, शोइंग स्ट्रॉन्ग रिफॉरेस्टेशन एंड लैंड मैनेजमेंट एफर्ट्स। तो ये चीज़ को याद रखिएगा थोड़ा सा। अब यहाँ पर स्टेट वाइज फॉरेस्ट कवर भारत में जो है उनको देख लेते हैं। तो टॉप स्टेट्स अगर देखें फॉरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग, तो लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और फिर उड़ीसा और महाराष्ट्र हैं। अगर हम फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों को कंबाइन करके देखें तो इसमें भी मध्य प्रदेश टॉप पर है, अरुणाचल प्रदेश इसमें भी सेकंड है, लेकिन महाराष्ट्र 3rd पर है। ठीक है, कंबाइंड करके अगर देखें फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों को, हाईएस्ट परसेंटेज अगर हम परसेंट मतलब जितना भी स्टेट का एरिया है उस स्टेट के एरिया का सबसे ज़्यादा परसेंट फॉरेस्ट है तो ये लक्षद्वीप आता है। मतलब पूरा लक्षद्वीप जो है, पूरे लक्षद्वीप के अराउंड 91% एरिया ये फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, फिर सेकंड पर मिज़ोरम है जिसका अराउंड 85% है, और अंडमान का अराउंड 81%। फिर मैक्सिमम इंक्रीज़ देखें फॉरेस्ट और ट्री कवर में 2023 में, तो छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम इंक्रीज़ हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर उड़ीसा और राजस्थान है। और कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जिनमें कमी आई ओवरऑल फॉरेस्ट और ट्री कवर में, तो ये है मध्य प्रदेश, रिकॉर्डेड डिक्रीजेज इन सर्टेन कैटेगरीज डिस्पाइट ओवरऑल लार्ज फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, मध्य प्रदेश में ओवरऑल देखते हैं लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है यहाँ पर, लेकिन कमी देखी गई इसमें कुछ कैटेगरीज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट वाज अपॉइंटेड एज अ टॉर्च बियरर फॉर द मिलानो कॉर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स। ये है अभिनव बिंद्रा, टॉर्च बियरर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है फॉर मिलानो कॉर्टिना विंटर ओलंपिक्स, जो कि फरवरी 2026 में होंगे। कहाँ पर होंगे? तो मिलान और कॉर्टिना इटली के अंदर। तो ये चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटीज़ रिसर्चर्स डिस्कवर्ड सिनेपिक एसिड एज अ पोटेंशियल ट्रीटमेंट फॉर डायबिटिक वाउंड्स। ये नागालैंड यूनिवर्सिटी है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। डिस्कवरी की गई है रिसर्चर्स के द्वारा फ्रॉम नागालैंड यूनिवर्सिटी, आइडेंटिफाइड सिनेपिक एसिड अ नेचुरल प्लांट कंपाउंड एज अ पोटेंशियल ट्रीटमेंट फॉर डायबिटिक वाउंड्स। ये पहला ग्लोबल एविडेंस है जो शो करता है ओरल सिनेपिक एसिड को कि ये जो भी घाव होते हैं ना उनको बहुत तेज़ी से हील कर सकता है इन डायबिटिक प्री क्लिनिकल मॉडल्स। तो अगर ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है ग्लोबली तो ये बहुत अफोर्डेबल होगा, बहुत इफ़ेक्टिव थेरेपी होने वाली है वो क्रॉनिकल डायबिटिक वाउंड्स। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और फिर ये चीज़ क्या हाईलाइट करता है, शोकेस करता है इंडिया के
नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को एज ए ग्रोइंग हब फॉर मेडिकल इनोवेशन एंड रिसर्च। विच पद्म भूषण अवॉर्डी एंड वेटरन स्पेस साइंटिस्ट रिसेंटली पास्ड अवे? ये हैं एकनाथ वसंत चिटनिस, ऑप्शन सी करेक्ट है। स्पेस साइंटिस्ट थे ये, पद्म भूषण इनको मिल चुका है 1985 में फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एपीजे अब्दुल कलाम को भी इनके द्वारा गाइड किया गया है ऑन एसएलवी प्रोजेक्ट, और अभी रिसेंट में इनकी डेथ हो गई है। ठीक है, अच्छा ये कुछ की कंट्रीब्यूशन है इनके। इन्होंने इनकोस्पार्क को स्टेब्लिश करने में हेल्प किया था, जो आगे चल के इसरो बना हमारा। सिलेक्टेड थुम्बा केरला फॉर इंडियाज़ फर्स्ट रॉकेट लॉन्च। ओवरसॉ इंडियाज़ फर्स्ट टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट। इनसेट की फाउंडेशन स्टोन इनके द्वारा रखी गई। लेड सैटेलाइट्स इन इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। ये सारे कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस इनके द्वारा दिए गए भारत के स्पेस साइंस की फील्ड में। अब यहाँ पर 2025 में, क्योंकि पद्म भूषण उनको मिल चुका है, तो पद्म भूषण की बात कर लेते हैं कि अभी 2025 में जो 19 लोगों को मिला है पद्म भूषण, वो यहाँ पर लिस्ट पूरी दे दी गई है। जैसे कि ए सूर्य प्रकाश, फील्ड भी इनकी याद रखिएगा थोड़ा सा, लिटरेचर और एजुकेशन जर्नलिज्म से रिलेटेड है ये। अनंत नाग आर्ट फील्ड से हैं। बेक देबरॉय, इन्हें मरणोपरांत मिला है लिटरेचर और एजुकेशन फील्ड से। जतिन गोस्वामी आर्ट फील्ड से। जॉर्ज चाको पेरियापुरम मेडिसिन फील्ड से इनको मिला है। कैलाशनाथ दीक्षित को आर्कोलॉजी की फील्ड में। मनोहर जोशी को मरणोपरांत दिया गया पब्लिक अफेयर्स फील्ड में। नल्ली कुप्पस्वामी चेट्टी को ट्रेडेड इंडस्ट्री में। फिर हैं नंदमुरी बालकृष्णा, इन्हें आर्ट फील्ड में, तेलुगु फिल्म एक्टर हैं। पीआर सुरेश को स्पोर्ट्स हॉकी के लिए। पंकज पटेल को ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए। पंकज उदास को आर्ट फील्ड, गज़ल सिंगर थे, मरणोपरांत दिया गया है। फिर हैं राम बहादुर राय लिटरेचर और एजुकेशन के लिए, जर्नलिज्म फील्ड में। साध्वी रितंभरा सोशल वर्क के लिए। एस अजीत कुमार आर्ट फील्ड में। शेखर कपूर आर्ट फिल्म डायरेक्टर हैं। शोभना चंद्र कुमार आर्ट फील्ड। सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत दिया गया पब्लिक अफेयर्स फील्ड में। और विनोद धाम साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए। इंडिया इज़ री इलेक्टेड वाइस चेयर ऑफ COP10 ब्यूरो ऑफ विच कन्वेंशन? ये है यूनेस्को एंटी डोपिंग, ऑप्शन बी करेक्ट है। इंडिया को हमारे स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी हैं हरि रंजन राव और अनंत कुमार नाडा के डीजी हैं, इन दोनों के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है इसके अंदर। और वाइस चेयरपर्सन एशिया पैसिफिक रीजन जो है ना यूनेस्को एंटी डोपिंग कन्वेंशन का, इसके एशिया पैसिफिक रीजन के लिए भारत को वाइस चेयरपर्सन के लिए री इलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो इंडिया जैसे एंटी डोपिंग पॉलिसीज़ को प्रमोट कर रहा है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को प्रमोट कर रहा है, उसी को देखते हुए भारत को री इलेक्ट किया गया है। अब यहाँ पर 24 अक्टूबर की करंट रिवाइज कर लेते हैं। निंगोल चाकोबा फेस्टिवल है जो मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। ग्रैंड फीस्ट फॉर मैरिड डॉटर्स प्रिपेयर्ड एंड होस्टेड बाय मैटरनल हाउस होल्ड। आंध्र प्रदेश सीएम एन चंद्रबाबू नायडू इज ऑन 3-day visit to UAE to boost investments in green energy and digital infrastructure. Kerala is set to be declared India's first extreme poverty-free state. चेन्नई बना है पहला स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च अ रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम. Saudi Arabia recently abolished the kafala system. New Zealand plans to ban social media use for children under 16. Kartik Narayan has joined Google Cloud as the Chief Product Officer. नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी गई है इन टेरिटोरियल आर्मी. इंडिया हैज़ अनवील्ड द लोगो एंड एंथम फॉर FIDE World Cup 2025. एंड ऋषभ टंडन पास्ड अवे एट 35 ड्यू टू अ हार्ट अटैक. अब आगे कुछ PYQ देख लेते हैं नए क्वेश्चन पैटर्न के साथ में. तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन शेर शाह लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन. शेर शाह का जो लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था उसको लेकर हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. पहली स्टेटमेंट है, लैंड वाज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम द लैंड. मतलब फर्टिलिटी किस तरह की है किस लैंड में, उस आधार पर जो लैंड होता था खेती वाला उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड क्लासीफाई किया गया था शेरशाह के टाइम पर. 3 कैटेगरीज कौन थी? गुड, मीडियम और बैड. ठीक है, इस आधार पर लैंड को डिवाइड किया गया था और उसी के आधार पर फिर लैंड रेवेन्यू लगाया जाता था. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है बिल्कुल. दूसरा है, लैंड वाज मेजर्ड अकॉर्डिंग टू अ यूनिफॉर्म सिस्टम. तो ये बिल्कुल करेक्ट है. लैंड का सर्वे करना हो या मेजर करना हो उसके लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम हुआ करता था. और फिर थर्ड बोला गया है स्टेटमेंट, 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस वाज कलेक्टेड एज टैक्स. ये स्टेटमेंट गलत है. 1/4 नहीं था, ये 1/3 था. ठीक है, 1/3 पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन उसको कलेक्ट किया जाता था स्टेट के द्वारा टैक्स के रूप में. तो यहाँ पर 1 और 2 करेक्ट होगा स्टेटमेंट. यहाँ कुछ और चीज़ें दी गई हैं जैसे कि शेरशाह सूरी, फरीद खान इसका नाम था बचपन में. सूरी एम्पायर का ये फाउंडर था. कैपिटल थी सासाराम, बिहार.
नोन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स दैट इन्फ्लुएंस द मुगल एम्पायर। अब इसमें मेन है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड को मेजर और असेस किया जाता था, रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाता था डायरेक्टली फ्रॉम पेशेंट्स। असेसमेंट बेस्ड ऑन लैंड मेजरमेंट एंड सॉइल फर्टिलिटी, जो हम देख ही चुके हैं। और जब्त सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था टू स्टैंडर्डाइज लैंड मेजरमेंट एंड रिड्यूस करप्शन। ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग टू माउंटेन रेंजेस। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा रेंज इज कालूमर पीक, गलत है, धूपगढ़ होगी। द हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्यन रेंज इज धूपगढ़ पीक, तो ये उल्टा बताया हुआ है। धूपगढ़ जो है वो सतपुड़ा की हाईएस्ट है और कालूमार जो है ये विंध्यन की हाईएस्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए विंध्यन रेंज जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में इसका फैलाव है। और हाईएस्ट पीक है कालूमार पीक, दमोह एमपी में है ये। सतपुड़ा रेंज गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़ यहाँ विस्तृत है और इसकी हाईएस्ट पीक है धूपगढ़ जो कि होशंगाबाद एमपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल पार्क्स एंड बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड कंजर्वेशन इन इंडिया आर करेक्ट। तो करेक्ट बताना है इसमें से। देखते हैं, पहली स्टेटमेंट है स्टेट गवर्नमेंट में डिक्लेयर एन एरिया एज ए नेशनल पार्क बट बाउंड्री चेंजेस नीड द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ रिकमेंडेशन। तो ये वाली स्टेटमेंट थोड़े से दूसरे शब्दों में हमने एक और बार देखी है। ठीक है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन स्टेटमेंट यही थी। ये करेक्ट है बिल्कुल। किसी भी एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर करना हो तो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, पर अगर कुछ भी उसमें बाउंड्री चेंज करनी है तो उसमें नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की रिकमेंडेशन की ज़रूरत है। तो 1 करेक्ट है। सेकेंड देखते हैं स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू IUCN नेशनल पार्क्स शुड नॉट अलाउ एनी फॉर्म ऑफ ह्यूमन विजिटेशन। तो ये गलत है। नेशनल पार्क्स में तो हम लोग भी जाते हैं घूमने के लिए, तो विजिटेशन की अनुमति नहीं है, ये गलत है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स इन कंसल्टेशन विद लोकल बॉडीज़। अब यहाँ देखिए लोकल बॉडीज़ आ गया। लोकल बॉडीज़ के पास इतनी तो नहीं पावर दी गई है ना कि सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंड कंसल्टेशन ले लोकल बॉडीज से, तो ये भी गलत होगा। फोर्थ है इन बायोस्फीयर रिजर्व्स टूरिज्म इज़ प्रोहिबिटेड इन द कोर जोन बट अलाउड इन बफर एंड ट्रांजिशन जोन, ये करेक्ट है। तो 1 और 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। अब लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, द एसिड यूज्ड इन अ कार बैटरी इज़, कौन सी होती है ये एसिड, कौन सा है, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।